हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की जो भर्ती है वो आ चुकी है और कॉमर्स के अंदर इस बार जो पद हैं काफ़ी अच्छे पद जो हैं सरकार की तरफ से दिए गए हैं 340 पद। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कॉमर्स के अंदर फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनने का और मैं आपका इसमें पूरा सहयोग करूँगा अपनी क्लासेस के माध्यम से। और आज की क्लास जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग, यानी कि पुस्त पालन या लेखांकन के सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की, कि किस तरह के प्रश्न जो हैं हमसे परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। उस तरह के प्रश्नों की अपन जो है आज की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का जो हमारा प्रथम प्रश्न है वो आप सभी लोगों के सामने है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हमारे सिलेबस के अंदर लिख रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग यानी कि सिद्धांतों को ही जो है एग्ज़ाम के अंदर पढ़ के जाएं। हमें इस कंटेंट के अंदर जो है हमें बहुत सारे चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे जो हमसे परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि हमें इसके अंदर सबसे पहले जो चैप्टर कवर करना पड़ेगा वो है लेखांकन का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी कि हमें लेखांकन का परिचय इस वाले चैप्टर को हमें कवर करना पड़ेगा ताकि इसके प्रश्नों का उत्तर जो है हम परीक्षा के अंदर दे सकें। और इस चैप्टर से प्रश्न जो हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। उसके बाद हमें पढ़नी पड़ेगी लेखांकन की आधारभूत शब्दावली, लेखांकन की आधारभूत शब्दावली। इसमें से भी प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लेखांकन की आधारभूत शब्दावली। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर आपको इसके अंदर कवर करना पड़ेगा वो है लेखांकन के सिद्धांत, लेखांकन के सिद्धांत। तो ये वाला जो टॉपिक है आपको ये भी कवर करना है। इसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा खातों के प्रकार, यानी कि इसके अंदर हम खातों के प्रकार, खाते कितने प्रकार के होते हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। और रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, यानी कि नाम और जमा के क्या नियम हैं उनकी चर्चा भी हम करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्रमाणक, क्योंकि प्रमाणक से संबंधित क्वेश्चन भी जो हैं परीक्षा के अंदर हमसे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जर्नल और फिर हम बात करेंगे खाता बही। यानी कि इस वाले टॉपिक के अंदर हमारे सिलेबस में जो प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग लिखा हुआ है, इस छोटे से कंटेंट के अंदर इतने सारे टॉपिक्स जो हैं हमको कवर करने हैं और इनसे संबंधित जो प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसी को लेकर आज ये क्लास है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग की और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है मैं आगे आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि सारे चैप्टर्स को इसके अंदर हमको कवर करना है। तो मैं चाहता हूं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, क्योंकि देखो पढ़ना अलग चीज़ है और लेकिन और क्वेश्चन करना अलग चीज़ है। क्वेश्चन करने से हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें जो है प्रश्नोत्तर की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह करनी है कि किस तरह के प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? J.R. बॉटली बॉय ने, लुकास पैसियोली ने, ह्यूज ओल्ड कैसल ने, एडवर्ड जोन्स ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा लुकास पैसियोली। अगर हम लुकास पैसियोली की बात करें तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे इटली के वेनिस शहर के। कहाँ के निवासी थे ये? इटली के वेनिस शहर के ये निवासी थे। और इन्होंने 1494 में यानी कि 1494 ईस्वी में लेखांकन के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन किया।
कब किया इन्होंने? 1494 ईस्वी में। इनके पुस्तक की यदि हम बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था डी कैम्पेसेट स्क्रिप्चर्स। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? डी कैम्पेसेट स्क्रिप्चर्स। तो इन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंदर लेखांकन के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन किया। ये इटली के वेनिस शहर के निवासी थे और 1494 ईस्वी यानी कि 15वीं शताब्दी के अंत में इन्होंने लेखांकन के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन किया। यदि हम बात करें यूज ओल्ड कैसल की, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने लुकास पेसियोली की पुस्तक का लुकास पेसियोली की पुस्तक का इंग्लिश में अनुवाद किया। लुकास पेसियोली की पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ध्यान रखना, अगर हमसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि लुकास पेसियोली की पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो हमारा आंसर होगा यूज ओल्ड कैसल। तो इन्होंने लुकास पेसियोली की पुस्तक का अंग्रेजी में क्या किया? अनुवाद किया लंदन में। कब किया? कहाँ पर किया? लंदन में 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में। और यदि हम बात करें एडवर्ड जोन्स की, तो एडवर्ड जोन्स ने 1795 ईस्वी में दोहरा लेखा प्रणाली पर अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। अंग्रेजी में क्या लिखी? पुस्तक लिखी। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम था पुस्तपालन की अंग्रेजी प्रणाली। पुस्तपालन की अंग्रेजी प्रणाली यानी कि इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक साथ 3 प्रश्न बताए। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया, तो आपका उत्तर होगा लुकास पेसियोली ने। लुकास पेसियोली कौन थे? इटली के वेनिस शहर के निवासी थे। इन्होंने 1494 ईस्वी या 15वीं शताब्दी के अंत में अपनी पुस्तक डी कैम्पेसेट स्क्रिप्चर्स में दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का सर्वप्रथम क्या किया? वर्णन किया। और हमसे यदि परीक्षा के अंदर पूछा जाए कि लुकास पेसियोली की पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो हमारा उत्तर होगा यूज ओल्ड कैसल। और एडवर्ड जोन्स की यदि हम बात करें तो इन्होंने 1795 ईस्वी में दोहरा लेखा प्रणाली पर अंग्रेजी में पुस्तक लिखी और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तपालन की अंग्रेजी प्रणाली। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तपालन की अंग्रेजी प्रणाली। और यदि हम जे.आर. बॉटली बॉय की बात करें तो इन्होंने पुस्तपालन की परिभाषा दी है कि व्यवसाय के व्यवहारों को वित्तीय पुस्तकों में दर्ज करना क्या कहलाता है? पुस्तपालन कहलाता है। तो जे.आर. बॉटली बॉय तो परिभाषा से संबंधित हैं, लेकिन लुकास पेसियोली, यूज ओल्ड कैसल और एडवर्ड जोन्स से रिलेटेड जो है एग्जाम में बुक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं कि लुकास पेसियोली की पुस्तक का नाम डी कैम्पेसेट स्क्रिप्चर्स, इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? यूज ओल्ड कैसल। और दोहरा लेखा प्रणाली पर अंग्रेजी में सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी अलग से? तो एडवर्ड जोन्स। तो फटाफट से आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी बातें जो हैं बताई हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आ रहा है
कि दोहरा लेखा पद्धति पर सबसे पहले अंग्रेजी पुस्तक लिखने वाले थे। तो अब इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, आंसर लगा के आ जाते हैं यूज ओल्ड कैसल, या कई बच्चे लुकास पेसियोली लगाकर आ जाते हैं। तो ये आपका आंसर गलत माना जाएगा। अगर बात अंग्रेजी में पुस्तक लिखने की हो रही है तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि अंग्रेजी में दोहरा लेखा प्रणाली पर पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे एडवर्ड जोन्स। कौन थे? एडवर्ड जोन्स थे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए कि दोहरा लेखा पद्धति पर सबसे पहले अंग्रेजी पुस्तक लिखने वाले कौन थे, तो अंग्रेजी में सर्वप्रथम पुस्तक एडवर्ड जोन्स ने लिखी थी। यूज ओल्ड कैसल ने तो लुकास पेसियोली की पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उन्होंने पुस्तक नहीं लिखी थी, उन्होंने तो उनकी पुस्तक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इंग्लिश में पुस्तक सबसे पहले एडवर्ड जोन्स ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1795 ईस्वी में। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तपालन की अंग्रेजी प्रणाली। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तपालन की अंग्रेजी प्रणाली। यानी कि अगर अपन इस पुस्तक को इंग्लिश में लिखें तो इनकी पुस्तक का नाम था इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो अंग्रेजी में सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? एडवर्ड जोन्स ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? लुकास पेसियोली ने। लुकास पेसियोली की पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? यूज ओल्ड कैसल ने। तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड का एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है। ये बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, यानी कि स्टूडियो से लाइव चलेगा। और इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, यहाँ पर मैंने इस बैच के अंदर ऑलरेडी पूरा का पूरा कोर्स जो है रिकॉर्ड करके डाल रखा है। साथ ही साथ इसके अंदर लाइव क्लासेस भी मेरे द्वारा ली जा रही है। इसके अलावा आपको इसके अंदर टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स, यानी कि क्लास पीडीएफ नोट्स जो मैं आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाऊंगा वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे जिसे आप डाउनलोड करके क्या कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी जिसको आप अनलिमिटेड टाइम्स दे सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड है। और 1500 प्लस एमसीक्यूज जो हैं आपको कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से रिलेटेड इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। इस कोर्स को आप कैसे परचेज कर सकते हो? आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा अजमेर ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर मैंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक सेपरेट बैच जो है वो लॉन्च कर रखा है। साथ ही साथ मैंने टेस्ट सीरीज भी अलग से बना रखी है। अगर कोई बच्चा कोर्स परचेज करता है तो उसको टेस्ट सीरीज उसी में मिल जाएगी, और कोई स्टूडेंट यदि केवल टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा अजमेर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। और आप नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है सीसी मंत्रा। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर देना लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता है? यानी कि कौन सी गुणात्मक विशेषता है जो लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर देने से संबंधित है? तो देखिए ये चारों की चारों ही लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं हैं। बोधगम्यता, प्रासंगिकता, तुलनीयता और विश्वसनीयता। तो अगर आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन की गुणात्मक विशेषता है,
तो लेखांकन सूचनाओं की 4 गुणात्मक विशेषताएं होती हैं: बोधगम्यता, प्रासंगिकता, तुलनीयता और विश्वसनीयता। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है कि लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर देना, यानी कि लेखांकन सूचना जो हमको दी जा रही है, यदि वो हमारे सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाए तो इसका मतलब है उस लेखांकन सूचना में कौन सी विशेषता है? बोधगम्यता की विशेषता है, क्योंकि वो हमें आसानी से समझ में आ रही है। जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो वो सामने वाले उपयोगकर्ता को क्या होती है? आसानी से समझ में आ जाती है, यानी कि उसमें बोधगम्यता का गुण आ जाता है। तो लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर देना लेखांकन सूचना की बोधगम्यता की विशेषता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। प्रासंगिकता का मतलब होता है कि जो भी लेखांकन सूचना प्रस्तुत की जा रही है उसमें जो भी सूचना दी जा रही है वो प्रासंगिक होनी चाहिए, यानी कि वो प्रमाणकों पर आधारित होनी चाहिए जिसकी सत्यता की जांच की जा सके। तुलनीयता का मतलब है कि जो भी लेखांकन सूचना प्रस्तुत की जा रही है उसमें तुलनीयता का गुण होना चाहिए, और तुलनीयता का गुण 2 तरीके का होता है। एक होता है इंट्रा फर्म। क्या होता है? एक होता है इंट्रा फर्म और एक होता है इंटर फर्म। जब अपनी ही इकाई के पिछले वर्षों के जो अकाउंट्स होते हैं, फाइनल अकाउंट्स होते हैं, उसके साथ तुलना की जाती है तो उसे कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, यानी कि अपनी ही इकाई के पिछले वर्षों के अंतिम खातों से तुलना करना। और इंटर फर्म का मतलब क्या होता है? अपने समान व्यवसाय करने वाली अन्य इकाई के खातों से तुलना करना, तो उसे हम कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। और यदि अपनी ही इकाई के पिछले वर्षों के अंतिम खातों से तुलना की जाती है तो उसे कहते हैं इंट्रा फर्म, और यदि अन्य इकाई के अंतिम खातों से तुलना की जाती है तो उसे कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। प्रासंगिकता मतलब जो डेप्रीशिएशन, सपोज कीजिए मैंने फाइनल अकाउंट्स में डेप्रीशिएशन की राशि दिखाई है 10,000 रुपये और मैंने दिखाया है कि 10% की दर से मूल्यह्रास लगाया गया, तो जब मैं इसकी सत्यता की जांच करूं कि भाई वाकई में मूल्यह्रास की राशि 10,000 रुपये आनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे प्रासंगिकता, यानी कि जो भी सूचनाएं प्रकट की जा रही हैं उनकी विश्वसनीयता को, यानी कि उनकी सच्चाई को जाना जा सके कि वाकई में 10% मूल्यह्रास काटा गया है या नहीं काटा गया है। इस चीज की जांच करना या इस तरह का गुण होना कहलाता है प्रासंगिकता। तुलनीयता मैंने आपको बताई दिया। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि हर लेखे के पीछे विश्वसनीय प्रमाणक होने चाहिए और जो लेखे हैं वो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त होने चाहिए। तो लेखांकन सूचनाओं के अंदर 4 तरह की गुणात्मक विशेषताएं होती हैं: बोधगम्यता, प्रासंगिकता, तुलनीयता और विश्वसनीयता। लेकिन ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है बोधगम्यता। जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर देने का गुण लेखांकन सूचनाओं के अंदर पाया जाता है तो उसे कहते हैं कि उन सूचनाओं में बोधगम्यता का गुण है। नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय प्रारंभ करते समय व्यवसाय का स्वामी जो धनराशि लाता है उसे कहते हैं, ये तो आप सभी को आता होगा,
इसे कहते हैं पूंजी। यानी कि व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय के अंदर जो भी धनराशि का निवेश करता है वो क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता हैं। देखो, लेखांकन सूचनाओं के दो तरह के उपयोगकर्ता होते हैं। एक होते हैं आंतरिक, एक कौन होते हैं? आंतरिक, और एक होते हैं बाह्य। क्योंकि लेखांकन सूचनाएं दो तरह के उपयोगकर्ताओं को दी जाती हैं, आंतरिक उपयोगकर्ताओं को और बाह्य उपयोगकर्ताओं को। तो लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ताओं के अंदर 3 जनों को शामिल किया जाता है, स्वामी, प्रबंधक और कर्मचारी। तो इन 3 को आप याद कर लीजिए। इसके अलावा जो भी उपयोगकर्ता होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो बाह्य उपयोगकर्ता के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि लेनदार, ग्राहक, बैंक, सरकार। ये सब क्या हैं? बाह्य उपयोगकर्ता हैं। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन हैं? तो देखिए, लेनदार तो बाह्य हो गए, ग्राहक भी बाह्य हो गए, बैंक भी बाह्य उपयोगकर्ता है। तो आंतरिक उपयोगकर्ताओं में प्रबंधक, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रबंधक। लेखांकन सूचना के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन है? प्रबंधक। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक लेन देन नहीं है? कौन सा व्यावसायिक लेन देन नहीं है? तो देखिए, 5,000 रुपये का कर्मचारियों को भुगतान किया, ये एक व्यावसायिक लेन देन है। इसकी हम क्या एंट्री करेंगे? भाई, कर्मचारियों को भुगतान किया तो हम एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। उषा को 5,000 रुपये मासिक पर टाइपिस्ट नियुक्त किया, यहाँ पर लेन देन नहीं हुआ है, यहाँ पर केवल अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ये लेन देन थोड़ी ना है। लेन देन तो क्या होता? जब वस्तु या सेवा के बदले वे वस्तु या सेवा को प्रदान करके मुद्रा प्राप्त की जाती, या तो वस्तु एवं सेवा नगद में दी जाती या उधार में दी जाती, तो उसे लेन देन कहते हैं। यहाँ पर तो टाइपिस्ट की क्या हुई है? नियुक्ति हुई है। तो ये एक व्यावसायिक लेन देन नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड, क्योंकि यहाँ पर नियुक्त किया गया है, यहाँ पर कोई लेन देन नहीं हुआ है। बैंक खाते से 5,000 रुपये अपनी बेटी की फीस का भुगतान किया। अब ये एक व्यावसायिक लेन देन माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि बैंक खाता कहाँ का है? बैंक खाता व्यवसाय का है। अगर ये अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से या पर्सनल सेविंग अकाउंट से फीस का भुगतान करता तो वो व्यावसायिक लेन देन नहीं माना जाता, लेकिन इसने व्यापार के बैंक खाते से अपने बेटे की फीस का भुगतान किया है, इसलिए इसे व्यावसायिक लेन देन की श्रेणी में रखा जाएगा। और यहाँ पर एंट्री की जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। व्यवसाय के लिए 50,000 रुपये की मशीनरी खरीदी, ये भी एक व्यावसायिक लेन देन है। हम एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसमें जो दूसरा नंबर का ट्रांजैक्शन है वो एक व्यावसायिक लेन देन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हो रहा है। यहाँ पर उषा को केवल टाइपिस्ट नियुक्त किया गया है। जिस दिन उषा को 5,000 रुपये मासिक वेतन का भुगतान किया जाएगा उस दिन हम उसकी एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लेखांकन का उल्लेख पाया गया है वेदों में, रामायण में, महाभारत में, उपरोक्त सभी में। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी में, क्योंकि इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, मनु संहिता में, मनु संहिता में और कौटिल्य की पुस्तक यानी कि चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में, इसमें भी भारत के अंदर लेखांकन का उल्लेख पाया गया है। तो भारत में लेखांकन का उल्लेख वेदों में, रामायण में, महाभारत में, मनु संहिता में, कौटिल्य में,
सभी में पाया गया है, इसलिए मैंने इसका आंसर लगाया है उपरोक्त सभी में। तो इसके अलावा मैंने आपको 2 पॉइंट और बता दिए। मनु संहिता में भी लेखांकन का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में भी लेखांकन का उल्लेख मिलता है, और वेदों, रामायण और महाभारत में भी लेखांकन का उल्लेख भारत में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रोमवासी दैनिक बही का उपयोग करते थे प्राप्ति एवं भुगतान का लेखांकन करने के लिए, सोना और दूसरी कीमती वस्तुओं का ब्यौरा रखने के लिए, धोखाधड़ी के कारण होने वाली हानि को उजागर करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा कि रोमवासी दैनिक बही का उपयोग करते थे प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा करने के लिए। और रोम के लेखांकन में एक खास बात और थी कि ये प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा करने के साथ साथ उसकी खतौनी भी करते थे। तो रोमवासी दैनिक बही का उपयोग किस लिए करते थे? प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा करने के लिए। यदि हम सोना और दूसरी कीमती वस्तुओं का ब्यौरा रखने के लिए लेखांकन का प्रयोग करें तो इस तरह का लेखांकन किया जाता था ग्रीस में। कहाँ पर किया जाता था? ग्रीस में। और धोखाधड़ी के कारण होने वाली हानि को उजागर करने के लिए लेखांकन का प्रयोग किया जाता था बेबीलोनिया में। कहाँ किया जाता था? बेबीलोनिया में। और प्राचीन समय में बेबीलोनिया को क्या कहा जाता था? वाणिज्य नगरी कहा जाता था। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रोमवासी दैनिक बही का उपयोग क्यों करते थे? प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा करने के लिए करते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में बेबीलोनिया को पुकारा जाता था। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्राचीन काल में बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का दर्पण कहलाता है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है और ये बेबीलोनिया वाला प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का दर्पण कहलाता है स्थिति विवरण। स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को यानी कि वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करती है, इसलिए स्थिति विवरण को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का दर्पण कहा जाता है। व्यापार खाता जो है ये व्यवसाय का क्या प्रदर्शित करता है? सकल लाभ या सकल हानि। और लाभ हानि खाता क्या प्रदर्शित करता है? लाभ हानि खाता प्रदर्शित करता है शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। और तलपट की यदि हम बात करें तो तलपट एक खाता नहीं है, ये एक सूची है और ये खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। जांच करने के लिए बनाया जाता है। तो ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है कि तलपट क्यों बनाया जाता है। तो तलपट पूर्ण शुद्धता का प्रमाण नहीं होता, तलपट केवल खाता बही की गणितीय शुद्धता का प्रमाण होता है। तो व्यापार खाता सकल लाभ और सकल हानि, लाभ हानि खाता शुद्ध लाभ शुद्ध हानि, तलपट खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए, और स्थिति विवरण जो है ये व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करने वाला क्या है? दर्पण है। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? स्थिति विवरण यानी कि बैलेंस शीट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 2000 ईसा पूर्व राजकीय लेखांकन का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से होता था। इंग्लैंड में, रूस में, चीन में, इनमें से कहीं नहीं। तो 2000 पूर्व ईसा पूर्व की यदि हम बात करें तो उस समय राजकीय लेखांकन का सबसे अच्छा प्रयोग जो होता था
वो होता था चीन में। तो इसका उत्तर क्या होगा? चीन में। तो 2000 ईसा पूर्व राजकीय लेखांकन का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से किस देश में होता था? चीन में होता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेखांकन सूचना के बाह्य उपयोग करता है। पहले आंतरिक पूछा था, अब बाह्य पूछ रहे हैं। तो स्वामी तो आंतरिक है, प्रबंधक भी आंतरिक है, रोकड़िया कर्मचारी होता है इसलिए आंतरिक है, लेनदार क्या है? बाह्य उपयोग करता है। तो लेखांकन सूचना के बाह्य उपयोगकर्ता कौन है? लेनदार हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लेनदार। नेक्स्ट देखिए, स्थायी परिसंपत्ति है। स्थायी परिसंपत्ति का मतलब फिक्स्ड असेट्स है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ से भी एक प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा गया है। मैं आपको उसी वे में कवर अप कर देता हूँ। अगर हम स्थायी परिसंपत्तियों की बात करें तो एक तो इनमें मुख्य विशेषता क्या होती है? ये लंबे समय उपयोग हेतु खरीदी जाती हैं। लंबे समय के उपयोग हेतु खरीदी जाती हैं। और इनकी दूसरी विशेषता क्या होती है? यह व्यवसाय की अर्जन क्षमता में, यह व्यवसाय की अर्जन क्षमता में वृद्धि करती हैं। यह व्यवसाय की अर्जन क्षमता में क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। और ये दो तरीके की होती हैं। कितने तरीके की होती हैं? दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं दृश्य स्थायी परिसंपत्तियाँ। कौन सी होती हैं? दृश्य स्थायी परिसंपत्तियाँ, यानी कि टेंजिबल फिक्स्ड असेट। और एक होती हैं अदृश्य स्थायी परिसंपत्तियाँ, यानी कि इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। तो दृश्य और अदृश्य दो तरह की स्थायी परिसंपत्तियां होती हैं। अब यदि हम दृश्य स्थायी परिसंपत्तियों की बात करेंगे तो देखिए, मशीनरी है ना, प्लांट, बिल्डिंग, या फिर बिल्डिंग की जगह एक वर्ड और लिखा हुआ आ जाता है प्रीमाइसेस, है ना, फर्नीचर, लैंड, व्हीकल, ये सब क्या हैं? दृश्य स्थायी परिसंपत्तियां हैं। और यदि हम अदृश्य की बात करें तो गुडविल का मतलब ख्याति, है ना, पेटेंट का मतलब क्या? एकस्व, है ना, कॉपीराइट यानी कि प्रतिलिपि अधिकार, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क यानी कि व्यापारिक चिन्ह, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्या? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये अदृश्य स्थायी परिसंपत्तियां हैं। अगर कंप्यूटर लिखा हुआ आए तो ये दृश्य स्थायी परिसंपत्ति है, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखा हुआ आए तो ये अदृश्य स्थायी संपत्ति है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, ख्याति है अदृश्य स्थायी परिसंपत्ति या अदृश्य स्थायी संपत्ति। तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि भाई देखिए, स्थायी परिसंपत्ति है फर्नीचर, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। भाई रोकड़, देनदार और प्राप्य बिल, ये कौन सी संपत्तियां हैं? ये हैं चालू संपत्तियां। कौन सी संपत्तियां? चालू संपत्तियां, यानी कि करंट असेट्स, यानी कि जो हमारे
बिजनेस में प्रतिदिन काम आती हैं, यानी कि डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर काम में आती हैं। तो रोकड़, देनदार और प्राप्य बिल तो चालू संपत्तियां हैं और फर्नीचर स्थायी परिसंपत्ति है। और मैंने आपको स्थायी परिसंपत्ति के बारे में डिटेल से भी समझा दिया कि भाई स्थायी परिसंपत्ति क्या होती है। लंबे समय के लिए व्यापार में उपयोग हेतु खरीदी जाती हैं। ये व्यवसाय की अर्जन क्षमता में यानी कि अर्निंग कैपेसिटी में वृद्धि करती हैं। ये दो तरीके की होती हैं, दृश्य स्थायी परिसंपत्तियां, अदृश्य स्थायी परिसंपत्तियां, यानी कि टेंजिबल फिक्स्ड असेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट। टेंजिबल में हम मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, व्हीकल इनको रखते हैं। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये क्या होती हैं, अदृश्य, यानी कि जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। और दृश्य मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो दृश्य स्थायी परिसंपत्तियां कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चालू परिसंपत्ति है। तो देखिए फर्नीचर तो स्थायी है, भवन भी स्थायी है, मशीन भी स्थायी है, तो रोकड़ इसका उत्तर होगा। रोकड़ एक चालू परिसंपत्ति है, यानी कि क्या है, करंट असेट है। चालू परिसंपत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करंट असेट। ये हमारे किस में काम में आती हैं, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में काम में आती हैं और इन्हें एक साल के अंदर रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। पूंजीगत व्यय का उदाहरण है, तो मैं आपको बता दूं, सिंपल सी डेफिनेशन है, स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया व्यय। स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थायी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा व्यय पूंजीगत व्यय होगा। किराया ये आयगत व्यय है, कमीशन आयगत व्यय है, लाभांश जो है ये एक तरीके से हमने दिया है या लिया है, इस चीज़ पर फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर है फर्नीचर। अब फर्नीचर खरीदने के लिए हमने अगर जो व्यय किया है वो किस तरह का व्यय माना जाएगा, पूंजीगत व्यय माना जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड भी हो सकता है, डिविडेंड पेड भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर हमने डिविडेंड पेड किया है, तो यानी कि ये जो ऐसे व्यय जो बार बार होते हैं उन्हें आयगत व्यय कहते हैं, और ऐसा व्यय जो एक बार किया जाता है, लंबे समय के लिए किया जाता है, उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। और पूंजीगत व्यय की मैंने आपको आसान परिभाषा बता दी कि स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा फर्नीचर। क्या होगा, फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर को खरीदने के लिए हमने जो व्यय किया है वो किस तरह का व्यय है, पूंजीगत व्यय है। नेक्स्ट देखिए, व्यावसायिक इकाई को निकट भविष्य में नहीं बेचने की भावना निहित है। अस्तित्व संकल्पना में, रूढ़िवादिता की संकल्पना में, निरंतरता की संकल्पना में, उपार्जन संकल्पना में। तो व्यावसायिक इकाई को निकट भविष्य में नहीं बेचने की जो भावना है वो किस में निहित है, निरंतरता की संकल्पना में। किस में निहित है, निरंतरता की संकल्पना में, यानी कि इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसके अंदर क्या होता है, यह संकल्पना यह मानती है कि व्यवसाय जो है दीर्घ काल तक चलता रहेगा। इस संकल्पना की मान्यता क्या है कि एक तो व्यवसाय जो है वो दीर्घ काल तक चलता रहेगा। इसी संकल्पना के आधार पर हम क्या करते हैं, चिट्ठा तैयार करते हैं। इसी संकल्पना के आधार पर
हम संपत्तियों का विभाजन करते हैं। किसका विभाजन करते हैं? संपत्तियों का। किस किस में करते हैं? स्थायी और चालू, दो तरह का विभाजन हम इसी अवधारणा के आधार पर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, संपत्तियों पर मूल्यह्रास इसी अवधारणा के अनुसार लगाया जाता है। संपत्तियों पर मूल्यह्रास जो है वो इसी अवधारणा या संकल्पना के अनुसार लगाया जाता है। तो इसलिए व्यावसायिक इकाई को निकट भविष्य में नहीं बेचने की भावना जो निहित है वो निरंतरता की संकल्पना में है, क्योंकि निरंतरता की संकल्पना ये मानती है कि व्यवसाय दीर्घ काल तक चलता रहेगा। इसी संकल्पना के आधार पर हम चिट्ठा तैयार करते हैं, इसी संकल्पना के आधार पर हम संपत्तियों का दो भागों में विभाजन करते हैं और इसी संकल्पना के आधार पर हम स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाते हैं। यदि हम अस्तित्व संकल्पना की बात करें तो ये व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व पृथक पृथक मानती है। रूढ़िवादिता की संकल्पना की यदि हम बात करें तो निकट भविष्य में होने वाली हानियों के लिए ये आयोजन करने का प्रावधान करती है और निकट भविष्य में होने वाले लाभों को छोड़ देती है। उपार्जन संकल्पना की यदि हम बात करें तो इस संकल्पना के आधार पर अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय का समायोजन किया जाता है। आगे हम डिटेल से इनकी बात करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? व्यावसायिक इकाई को निकट भविष्य में नहीं बेचने की भावना किसमें निहित है? निरंतरता की संकल्पना में है। और इससे रिलेटेड और कौन से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं? वो पूछा जा सकता है कि स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास कौन सी संकल्पना के अनुसार काटा जाता है? तो ये प्रश्न भी इस संकल्पना पर बन सकता है एग्जाम में, तो उसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवसाय के जीवन काल में किस संकल्पना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में विवरण बनाए जाते हैं? यानी कि ऐसी कौन सी संकल्पना है जो हमें वित्तीय वर्ष में अंतिम खाते बनाने के लिए कहती है? और हमारे भारत के अंदर वित्तीय वर्ष कब से कब तक का माना जाता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो है एक वित्तीय वर्ष माना जाता है भारत के अंदर। और कौन सी संकल्पना इस वित्तीय वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण बनाने के लिए हमें कहती है? तो वो है लेखांकन अवधि संकल्पना। लेखांकन अवधि संकल्पना ये कहती है कि व्यवसाय की स्थिति को ज्ञात करने के लिए एक निश्चित समय अवधि के बाद हमें वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने चाहिए, जिससे कि लेखांकन या व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्तियों को उनकी सूचना समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि व्यवसाय के समाप्त होने पर यदि वित्तीय विवरण बनाए जाएंगे तो उनमें इतनी सत्यता नहीं होगी, इसलिए हमें हमेशा हर वित्तीय वर्ष के अंत में क्या करने चाहिए? वित्तीय विवरण बनाने चाहिए। तो लेखांकन अवधि संकल्पना के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। रोकड़ संकल्पना कोई होती ही नहीं है। विवेकशीलता संकल्पना भी नहीं होती है ना? विवेकशील संकल्पना भी नहीं होती है, इस तरह की कोई संकल्पना नहीं होती। रोकड़ आधार जरूर होता है लेकिन रोकड़ संकल्पना नहीं होती, विवेकशीलता संकल्पना नहीं होती। उपार्जन संकल्पना होती है और इसका मैंने आपको बता दिया कि अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय का समायोजन इसी संकल्पना के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय विवरणों को निर्णय में सहायक बनाने वाला, यानी कि निर्णय में सहायक बनाने वाला प्राथमिक गुण है। यानी कि वित्तीय विवरण हमारे निर्णय करने में सहायक हों, इसके लिए वित्तीय विवरणों में कौन सा गुण होना चाहिए प्राथमिक रूप से? तो इसमें हमारा आंसर होगा विश्वसनीयता व तुलनात्मकता। यदि अगर वित्तीय विवरणों के अंदर ये गुण है तो
इन ऐसे वित्तीय विवरणों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो वित्तीय विवरणों को निर्णय में सहायक बनाने वाला प्राथमिक गुण क्या है कि वित्तीय विवरणों के अंदर विश्वसनीयता व तुलनात्मकता का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय द्वारा साल दर साल क्रमागत ह्रास पद्धति अपनाने का कारण क्या है। यानी कि ये हमसे कह रहा है कि भाई एक व्यवसाय हर साल मशीनरी के ऊपर क्रमागत ह्रास पद्धति से मूल्य ह्रास को अपलिखित करता है, इसके पीछे कौन सी संकल्पना है। तो हमारा आंसर होगा समानुरूपता संकल्पना। हमारा आंसर क्या होगा, समानुरूपता संकल्पना। इसे अपन इंग्लिश के अंदर कहते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये संकल्पना हमें ये कहती है कि एक बार जो लेखांकन की नीतियां हमने अपना ली, उन लेखांकन की नीतियों को हमें हर साल अपनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लेखांकन में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, लेखांकन विश्वसनीय होंगे, लेखांकन तुलनात्मक होगा। तो हमें जब तक सरकारी नियमों के अनुसार या कानून के अनुसार पद्धति को बदलना अनिवार्य ना हो, तो हमें लेखांकन की पद्धतियों और नीतियों में साल दर साल बदलाव नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि एक बार जो लेखांकन की पद्धति या नीति हम अपना लेते हैं, उसको हर साल फॉलो करते जाते हैं। क्यों करते जाते हैं, ताकि विश्वसनीयता और तुलनात्मकता का गुण उसके अंदर बना रहे। हमें किसी भी लेखांकन पद्धति को और नीति को तब तक नहीं बदलना चाहिए जब तक कि ऐसा करना कानूनन रूप से अनिवार्य ना हो। नेक्स्ट देखिए, अब यदि हम और की बात करें तो रूढ़िवादिता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। हम देनदारों पर जो आयोजन बनाते हैं, बट्टे का जो आयोजन बनाते हैं, हम निवेश के लिए जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनाते हैं, उसके पीछे रूढ़िवादिता की संकल्पना होती है। आगम मान्यता संकल्पना की यदि हम बात करें तो आगम मान्यता संकल्पना ये कहती है कि वित्तीय वर्ष की आय का वित्तीय वर्ष के व्ययों से मिलान करना चाहिए। आगम मान्यता संकल्पना ये कहती है कि किसी भी आगम को तब तक आगम नहीं मानना चाहिए जब तक कि हमारा उस पर विधि सम्मत अधिकार नहीं हो जाए। मुद्रा मापन संकल्पना ये कहती है कि किसी भी उसी व्यवहार को वित्तीय पुस्तकों में दर्ज करना चाहिए जिस व्यवहार का मुद्रा में मापन क्या हो, संभव हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेखांकन किया जाता है केवल रुपए में, केवल किलोग्राम में, केवल एकड़ में, इन सभी में। तो लेखांकन हमेशा रुपए में किया जाता है, यानी कि हमारे भारत देश में, क्योंकि मुद्रा मापन संकल्पना के अनुसार उन्हीं व्यवहारों को पुस्तकों में दर्ज किया जा सकता है जिनका मुद्रा में मापन क्या है, संभव है। तो लेखांकन हमारे भारत देश के अंदर रुपए में किया जाता है। यदि मैं अमेरिका की बात करूं तो वहां पर डॉलर में किया जाता है, कई देशों में पौंड में किया जाता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपके देश की मुद्रा क्या है। तो हमारे भारत में लेखांकन किस में किया जाता है, रुपए में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लेखांकन वर्ष में व्ययों के आकलन की संकल्पना है। तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही, आय व्यय मिलान संकल्पना। ये आय व्यय मिलान संकल्पना क्या कहती है कि वित्तीय वर्ष की आय का मिलान वित्तीय वर्ष के व्ययों से करना चाहिए। ये कौन सी संकल्पना कहती है, आय व्यय मिलान संकल्पना। तो लेखांकन वर्ष में व्ययों के आकलन की संकल्पना कौन सी है, क्योंकि भाई व्ययों का आकलन करेंगे तभी तो व्ययों का आय के साथ मिलान होगा। तो वो कौन सी संकल्पना है, आय व्यय मिलान संकल्पना।
ये संकल्पना क्या कहती है कि वित्तीय वर्ष की आय का मिलान वित्तीय वर्ष के व्ययों से होना चाहिए। आय व्यय मिलान संकल्पना और उपार्जन संकल्पना दोनों एक ही तरह की हैं और इसी संकल्पना के अनुसार या तो ऑप्शन के अंदर उपार्जन संकल्पना दे रखा होता है या ऑप्शन के अंदर आय व्यय मिलान संकल्पना दे रखा होता है, क्योंकि ये दोनों संकल्पनाओं के आधार पर ही अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय का क्या किया जाता है, समायोजन किया जाता है। और ये दोनों संकल्पनाएं इस बात पर जोर डालती हैं कि वित्तीय वर्ष की आय का मिलान वित्तीय वर्ष के व्ययों से होना चाहिए। यदि हम द्विपक्षीय संकल्पना की बात करें तो ये संकल्पना कहती है कि हर व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यदि हम वस्तुनिष्ठता की संकल्पना की बात करें तो ये संकल्पना कहती है कि जो लेखे हैं वो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से क्या होने चाहिए, मुक्त होने चाहिए। यदि हम मुद्रा मापन संकल्पना की बात करें तो ये संकल्पना कहती है कि उन्हीं व्यवहारों को पुस्तकों में दर्ज करना चाहिए जिन व्यवहारों का मुद्रा में मापन क्या हो, संभव हो। तो लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, व्ययों के आकलन की संकल्पना कौन सी है, आय व्यय मिलान संकल्पना। नेक्स्ट देखिए, समय के अनुसार आगम व व्ययों की पहचान की जाती है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया। तो इसके अंदर भी अपन क्या करेंगे, आय व्यय मिलान संकल्पना होगा, लेकिन आय व्यय मिलान संकल्पना ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यदि हम अस्तित्व संकल्पना की बात करें तो अस्तित्व संकल्पना कहती है कि व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व अलग अलग माना जाएगा। लेखांकन पुस्तकों के अंदर व्यवहारों का लेखा व्यवसाय के दृष्टिकोण से किया जाएगा। व्यवसाय के स्वामी को पूंजी पर ब्याज, व्यवसाय के स्वामी के द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज वसूलना इसी संकल्पना के अनुसार किया जाता है, अस्तित्व संकल्पना के अनुसार। लागत संकल्पना की यदि हम बात करें तो लागत संकल्पना कहती है कि व्यवसाय के चिट्ठे में संपत्तियों को उनके लागत मूल्य पर दिखाना चाहिए। सारता की संकल्पना ये कहती है कि ऐसी मदें जो महत्वहीन हैं और जो लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ताओं के निर्णय को प्रभावित नहीं करती, उन सूचनाओं को लेखों में प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है कि समय के अनुसार आगम व व्ययों की पहचान की जाती है, तो इसका आंसर होता है आय व्यय मिलान संकल्पना। लेकिन आय व्यय मिलान संकल्पना जो है वो हमें प्रश्न के अंदर दे ही नहीं रखी, तो इसलिए हमारा इसका उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रय के समय ही आगम की मान्यता दी जाती है। तो देखो आगम मान्यता संकल्पना, क्योंकि आगम मान्यता संकल्पना क्या कहती है कि किसी भी आगम को तब तक आगम नहीं मानना चाहिए जब तक हमारा उस पर विधि सम्मत अधिकार नहीं हो जाए। अब हमने विक्रय कर दिया, अब हमने माल बेच दिया, अब माल बेच दिया तो सामने वाले को से राशि मांगना हमारा क्या है, विधि सम्मत अधिकार है। इसलिए विक्रय के समय ही आगम की मान्यता जो है, हम किस विक्रय को आगम हम किस मान्यता के अनुसार मानेंगे, आगम मान्यता संकल्पना के अनुसार, क्योंकि विक्रय करते ही उस राशि के ऊपर हमारा विधि सम्मत अधिकार हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए विक्रय के समय ही आगम को आगम मानने का अधिकार हमें आगम मान्यता संकल्पना देती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, जिस प्रणाली में एक खाते को नाम तथा दूसरे खाते को जमा किया जाता है वो है द्वि अंकन प्रणाली। देखिए लेखांकन की तीन प्रणालियां होती हैं। लेखांकन की प्रणालियां, लेखांकन की कितनी प्रणालियां होती हैं, तीन प्रणालियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है महाजनी बही खाता प्रणाली, महाजनी बही खाता प्रणाली। एक होती है दोहरा लेखा प्रणाली और एक होती है इकहरी लेखा प्रणाली।
इसके अंदर भी नाम और जमा किया जाता है, यानी कि एक व्यवहार के दो पक्ष माने जाते हैं। ये एक तरीके से भारतीय लेखांकन प्रणाली है। दोहरा लेखा प्रणाली ये एक तरीके से इंग्लिश लेखांकन प्रणाली है, इसमें भी एक व्यवहार के दो पक्ष माने जाते हैं। और इकहरी लेखा प्रणाली को अपूर्ण लेखा प्रणाली भी कहा जाता है, इसे रोकड़ लेखा प्रणाली भी कहा जाता है। इसके अंदर व्यवहार का केवल एक ही पक्ष माना जाता है। ये रोकड़ आधार पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? रोकड़ आधार पर। जबकि ये दोनों किस पर आधारित होती हैं? उपार्जन आधार पर, यानी कि अक्रूवल बेसिस पर। ये किस पर आधारित होती हैं? उपार्जन आधार पर, यानी कि अक्रूवल बेसिस पर। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि लेखांकन के 3 प्रकार होते हैं। अगर आपसे प्रकार पूछे जाएं तो प्रकार कितने होते हैं? 3। वित्तीय लेखांकन, प्रबंध लेखांकन, लागत लेखांकन। अगर आपसे प्रणालियां पूछी जाएं तो प्रणालियां कितनी होती हैं? प्रणालियां होती हैं 3। इकहरी लेखा प्रणाली, दोहरी लेखा प्रणाली और महाजनी बही खाता प्रणाली। और आपसे यदि लेखांकन के आधार पूछे जाएं तो आधार कितने होते हैं? 2। एक उपार्जन आधार और एक रोकड़ आधार। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? जिस प्रणाली में एक खाते को नाम तथा दूसरे खाते को जमा किया जाता है, यानी कि एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है, वो कौन सी प्रणाली होगी? द्वि अंकन प्रणाली, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली। महाजनी बही खाता प्रणाली ऑप्शन में है ही नहीं, ये तीनों एक ही प्रणालियां हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? द्वि अंकन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखांकन के किस आधार में आय को आय तभी माना जाता है जब वह नगद में प्राप्त हो जाती है? रोकड़ आधार। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लेखांकन के 2 आधार होते हैं, एक रोकड़ आधार होता है, एक उपार्जन आधार होता है। तो रोकड़ आधार में लेखा तभी किया जाता है जब किसी व्यवहार के अंदर या तो नगद प्राप्त हो जाता है या नगद का भुगतान कर दिया जाता है, उससे पहले लेखा नहीं किया जाता। लेकिन अगर मैं उपार्जन आधार की बात करूं तो इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नगद में भुगतान किया गया है या नगद में भुगतान प्राप्त हुआ है। इसके अंदर जैसे ही हम किसी व्यवहार के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो और अगर वो व्यवहार व्यय का है तो व्यय को व्यय मान लिया जाता है, चाहे वो नगद में उसका भुगतान किया गया हो या नहीं किया गया हो। आय को आय मान लिया जाता है, चाहे वो आय प्राप्त हुई हो या नहीं हुई हो। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग और महाजनी बही खाता पद्धति जो है वो उपार्जन आधार पर चलती है, और जो इकहरी लेखा पद्धति है या अपूर्ण लेखा प्रणाली है वो रोकड़ आधार पर चलती है। और रोकड़ आधार में लेखा तभी किया जाता है जब नगद में आय प्राप्त हो जाए या नगद में व्यय का भुगतान कर दिया जाए। तो इसका आंसर होगा रोकड़ आधार, और द्विपक्षीय आधार होता नहीं है और ये ऑप्शन का आंसर हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि लेखांकन के किस आधार में आय को आय तभी माना जाएगा जब वो नगद में प्राप्त हो जाएगी? रोकड़ आधार में। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी आज की जो क्लास है ये समाप्त होती है। हम नेक्स्ट क्लास में और प्रश्न लेकर आएंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। और यदि आपको इसकी PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आप CC मंत्रा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF जो है अवेलेबल हो जाएगी। और रही बात, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन लाइव कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप CC मंत्रा का जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज़ सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और उसके अंदर आपको कंटेंट वगैरह सब डिस्क्राइब से पूरा मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी। मैं यहाँ पर आपको जो है YouTube पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ
और यदि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। क्लास के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।